अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो न्यूज़ मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, हुकूमत ने दिल बड़ा करके अपने ही खिलाफ जलसे करने के लिए पीडीएम को एनओसी जारी करने का फैसला कर लिया है। इस मौक़िफ़ के साथ कि पुरअमन एहतजाज और जलसे करना अपोजिशन का हक है, लेकिन साथ ही साथ ये वार्निंग भी कि एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिस पर रद्द अमल कुछ यूं आया कि हुकूमत हमें जहां जहां रोकने की कोशिश करेगी हम वहीं जलसा करेंगे। अब देखना यह है कि इस सियासी थिएटर में हुकूमत और अपोजिशन में से बाजी कौन मारेगा। ताहम अपना पहला सियासी पावर शो करने से पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बार फिर से एक तरफा एहतसाब का नारा बुलंद किया, नैब चलाएं या पाकिस्तान। लेकिन क्या हमारा सिस्टम इतना सादा है कि अगर नैब खत्म कर दिया जाए तो क्या करप्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी? और आखिर में बात वज़ीर आज़म के महंगाई के मामले पर गुज़िश्ता 2 सालों के दरमियान लिए जाने वाले उन नोटिस की जिनकी तादाद अब दर्जन तक पहुंच चुकी है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि रवा साल महंगाई के हवाले से 6 बार नोटिस लिए गए, लेकिन अवाम की मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ती चली गई। और अफसोस के साथ कि जिस चीज़ का नोटिस लिया जाए वो फौरन ही महंगी कर दी जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी। तज्ज़ियाकार डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। और अब से कुछ ही देर में सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, जो गालिबन जनरल साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब, थैंक यू जॉइनिंग अस। बात करते हैं सबसे पहले उस एनओसी के हवाले से जो कि हुकूमत की जानिब से दिया गया है अपोजिशन को। सियासी पावर शो है, पहला जलसा 16 को है, दूसरा 18 को है और पहला बाज़ाब्ता इजलास अपोजिशन का 15 अक्टूबर को है। 16 को होने वाले जलसे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड करेगी पीडीएम के बैनर तले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 तारीख को होने वाले जलसे को मुकम्मल तौर पर लीड करेगी। लेकिन इसे मोबिलाइज किया जाएगा सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। हमने इससे पहले ये देखा था कि हुकूमत से गो हेड दिया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर को नशर किया जाएगा और सब देखेंगे भी सुनेंगे भी, और सराहा भी गया था इस फैसले को। लेकिन अब जलसे जुलूस और एहतजाज की कॉल के हवाले से भी फैसला कर लिया गया है। नासिर चौथाई साहब, बताएगा हुकूमत की स्ट्रैटेजी आप समझते हैं कि दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं समझता हूँ। और मजबूरी भी है ये। मजबूरी यूँ है कि अगर आप जलसों की परमिशन नहीं देंगे तो क्या होगा। धरने के ज़माने में कि जहाँ रोका जाए वहीं बैठ जाओ, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जहाँ रोका जाए वहीं बैठ जाओ। तो वो उसी कॉइन में जवाब दिया जा रहा है। जलसों की इजाज़त देना, जमहूरी रवैयों की तरफ जाना लाजमी है हमको। अगर आप जलसों की परमिशन नहीं देंगे तो एक नई खटास और नई तलखी पैदा होगी, और वो तलखी क्लैश बन सकती है, तसादुम बन सकती है। और अगर आप लोगों ने आर्मी चीफ की तकरीर सुनी हो तो उसमें बहुत चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं कि तनकीद क्या होती है, नुक्ताचीनी क्या होती है, और ये चीज़ें जो हैं वो हाइब्रिड वार में शामिल नहीं हैं। बाज़ औक़ात ये मुल्क की बहबूद के लिए होती है। तो बहुत क्लियर बात है कि उनका भी पैगाम वाज़ेह है, और उनका भी पैगाम ये भी वाज़ेह है कि आइन और कानून के तहत हुकूमत की हिमायत करते रहेंगे। हर हुकूमत के बारे में यही कानून है। तो बहुत क्लियर है। अगर ये नहीं करते, इजाज़त नहीं देते, तो असद उमर ने कहा कि साहब कोरोना फैलने वाला है, आप जलसे ना करें। अगले रोज़ PTI का जलसा लियाकत बाग में हो गया। जी। बग़ैर मास्क के, बग़ैर प्रोटेक्शंस के, बग़ैर SOPs के, और प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया कन्वेंशन सेंटर में। प्राइम मिनिस्टर तो मेरे ख्याल है मिस्टर ट्रम्प की तरह मास्क पहनते ही नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने पहनना। कभी कभी पहनते हैं, कभी उतार देते हैं। मेरे ख्याल है कोई मसला होगा, वाकई दम घुटता है बाज़ औक़ात सांस मास्क पहनने में। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कन्वेंशन सेंटर का जलसा, लियाकत बाग का जलसा खुद ही आपने पहल कर दी थी। अब कोरोना को ये जलसे वाले जाने और कोरोना जाने। अगर ये अच्छा करते हैं, इक़दाम SOPs पे अमल करते हैं तो बेहतर है, वरना तो काम तो शुरू हो गया है, जलसे शुरू हो चुके हैं और हुकूमत ने खुद शुरू किए हैं। मुज़म्मिल साहब, सियासी घुटन का माहौल जो है वो परवरिश पा रहा है। यही सोच के हुकूमती स्ट्रेटजी अपनाएं कि दी जाए इजाज़त, करने दिए जाए जलसे जुलूस। देखें हुकूमत क्या करती। अगर हम ये मंजर देख लें कि हुकूमत इजाज़त ना देती तो क्या होता। आप कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत ख़त्म कर दी है, जब तो आप पुरअमन एहतजाज की इजाज़त भी नहीं देते हैं।
तो मेरा ख्याल है जिस तरह नवाज़ शरीफ की 1-2 तकरीरों की इजाज़त दी गई और फिर पाबंदी लगा ली गई, इस तरह 1-2 जलसों की इजाज़त के बाद पाबंदी लगा लेंगे। यहाँ कोई मेरा मतलब है कि हम इस्तीफ़ा ना मंजूर करके इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लेते हैं चंद दिनों बाद। तो आप इसको कोई ऐसा ना समझें कि बड़ा ही लाइसेंस टू किल मिल गया है अपोजिशन को और ये जो इजाज़त दी गई है ये वापस नहीं ली जा सकती। ये भी कहा जा सकता है कि गुजरांवाला का जलसा हुआ था, उसके बाद गुजरांवाला में कोरोना के 250 केस आ गए हैं, लिहाजा उसके बाद हम मज़ीद आगे नहीं जा सकते। अब लोगों को कोरोना तो नहीं कराना है, लिहाजा एक तो आप ये मंजरनामे को कोई बिल्कुल मुस्तकिल मंजरनामा नहीं समझ सकते कि अपोजिशन को वाकई बहुत, आप ये कह सकते हैं गुजरांवाला के जलसे की इजाज़त मिल गई है। ज़रा थोड़ा इसको ऐसे कर लें, गुजरांवाला के जलसे की इजाज़त मिल गई है, फिर कराची में तो पीपल्स पार्टी ने खुद ही अपने आप को इजाज़त देनी है, वो उनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो आप कह लें वो हो गई है। लेकिन मेरा ख्याल है दोबारा जब पंजाब या KP की तरफ आएंगे तो ये सवाल अपनी जगह फिर मौजूद होगा कि इजाज़त देनी है या नहीं देनी है। ये बड़ा आर्जी सा आज उन्होंने एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट के तहत फैसला किया है कि अभी गुजरांवाला में महाजराई, और 2-3 दिन से गुजरांवाला में महाजराई कर रहे थे और वहाँ का टेम्पो नज़र भी आ रहा था गवर्नमेंट को कि वहाँ कितना रोका जा सकता है। 2-3 दिन में बैनर्स उतार के, कॉर्नर मीटिंग्स पे रेड करके सारा एक टेम्परेचर चेक कर लिया था गवर्नमेंट ने, और उसकी पल्स गवर्नमेंट तक आ गई थी कि गुजरांवाला की पल्स क्या बन रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ उस पल्स के तहत ये फैसला किया गया है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल फैसला नहीं है। मेरे ख्याल में अभी आगे नशेबो फराज आएंगे, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, जब रोका भी जाएगा, सब कुछ होगा इस थिएटर में। ये कोई आर्जी स्केट है नहीं, स्ट्रेटेजी ठीक है अगर मुस्तकिल फैसला नहीं भी तो फिलहाल गुजरांवाला की हद तक ठीक है। अच्छा, गुजरांवाला की हद तक ठीक है। देखिए अब जब आगे लाहौर की नई स्ट्रेटजी होगी, पेशावर की नई स्ट्रेटजी होगी और कोयटा की स्ट्रेटजी बिल्कुल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, लिहाजा मैं नहीं ये समझता कि ये कोई यकसा पूरे, हमारे यहाँ तो एहतसाब भी यकसा नहीं है, तो जलसों की स्ट्रेटजी यकसा कैसी हो सकती है। ठीक है, जनरल साहब, सोहरावर्दी साहब ने फरमाया कि हुकूमत भांप गई कि इतनी बड़ी कैपेसिटी में कुछ होने नहीं जा रहा, लेकिन अंडर एस्टिमेट करना तो नहीं बनता ना, और फिर ये हिकमत अमली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको ये नहीं हम कह सकते कि अंडर एस्टिमेट किया है। मैं समझता हूं कि एक फैसला, दुरुस्त फैसला है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क में होने दें, और ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है कल इनको भी जरूरत पड़ सकती है, अगर कल ये ऑपोजिशन में बैठे हो तो इनको भी जरूरत होगी। सो एक अच्छा फैसला करके एक अच्छा माहौल क्रिएट करना इनकी भी जरूरत है और दूसरों की भी जरूरत है। अब बात यह है कि ये तो हमेशा ही हम कहते हैं कि जो भी एहतजाज हो, तकरीरें हों, जलसे हों, वो कवानीन की रोशनी में देखा जाए, उनको कानून के दायरे में रहते हुए करना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल सी तहरीर है और नॉर्मल सा एक आपका नारा है, ये लगता ही है। बात ये है कि आज जो कुछ हो रहा है उसकी रोशनी में अगर देखें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक दुरुस्त फैसला है और लोगों को आज़ादी दी गई है कि वो जलसे करें। अब ये डिपेंड उन पे करता है कि अगर कल को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है तो बिल्कुल ये हुकूमत को एक मौका मिल जाएगा उनको रोकने का। आपको याद होगा कि जिस तरह इमरान खान ने पहला धरना किया था तो वो धरना हुकूमत ने होने दिया, इजाजत दे दी, लेकिन जब दूसरी दफा धरना करने के लिए आए तो फिर वही वो पुलिस की लाठियां थी और इनकी टांगे थी, और आपने देखा कि वो परवेज खटक साहब पेशावर से चल के इस्लामाबाद ना पहुंच सके और इमरान खान तो बनीगाला से बाहर नहीं आ सका था। तो ये फिर जब भी आप कानून को छेड़ेंगे फिर ये चीजें आएंगी सामने, लेकिन तवक्को यही की जाती है कि लोग इसको एक पुरअमन तरीके से इसको आगे चलाएंगे ताकि एक सियासी जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं वो एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़े और बड़ी अच्छी एक फिजा कायम होगी अगर ये सिलसिला चलता है। सही, एक अच्छी फिजा कायम हो सकती है, सियासी माहौल गरमाया जाएगा और कहीं ना कहीं खुद के मफादात भी देखा जाएंगे और साथ ही साथ अवामी मफादात पर भी बात होगी। ज़ैक़ खान साहब, ज़रिया, कितनी अजीब बात है कि हम इतने दिनों से ये इंतज़ार में थे कि हुकूमत इन जलसों के बारे में क्या फ़ैसला करती है, इन जलसों के इनेकाद की इजाज़त देती है या नहीं देती। इस हुकूमत से 10 साल पहले तक तो ये सवाल हम कभी नहीं उठाया करते थे। कोई नहीं पूछा करता था पीपल्स पार्टी के दौर में कि मुस्लिम लीग नवाज़ जलसे करना चाहती है, जरदारी साहब इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। कभी ये नहीं पूछा गया था कि जरदारी साहब जलसे करने लगे हैं या इमरान खान जलसा करने लगे हैं, देखें नवाज़ शरीफ साहब इजाज़त देते हैं या नहीं देते, अब्बासी साहब इजाज़त देते हैं या नहीं देते। इसका मतलब है इस मुल्क में कुछ बदला है और जो बदला है वो अच्छा नहीं बदला है। देखिए, हुकूमत कोई एहसान नहीं लगा रही,
पिछले 10 साल जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टियां हैं, अगर उन्होंने अपनी अपोजिशन की पार्टियों को, जिसमें इस वक्त की हुकूमत की पार्टी शामिल है, इजाज़त दी तो कोई एहसान नहीं लगाया। और आज पीटीआई ये कर रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 ये कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाज़त है। आप पार्टियां बना सकते हैं, चला सकते हैं, पार्टियों के इवेंट्स कर सकते हैं। पाकिस्तान का आर्टिकल 19 कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली है, आप खड़े होकर अपनी बात कर सकते हैं जब तक आप पुरअमन रहें। अब जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, जाहिर है अब मसला था स्ट्रेटजी का, यानी हम ये देख रहे थे कि इजाज़त देती है या नहीं देती, और हमारी यही तवक्को थी कि ये हुकूमत जो फैसला करेगी वो जमहूरी असूल की बुनियाद पे नहीं करेगी बल्कि स्ट्रेटजी की बुनियाद पे करेगी। जैसा कि आपके सवाल से भी वाज़े है कि हुकूमत ये देखेगी कि क्या ये जलसे, इस जलसे की इजाज़त देना उनको वारे खाता है या नहीं खाता। अगर वारे नहीं खाता तो फिर इजाज़त नहीं देगी। मेरे ख्याल में हुकूमत ने यही सोचकर फैसला किया और ठीक फैसला किया। अच्छा। कि अगर ये जलसे होते हैं तो हुकूमत को शॉर्ट टर्म नुकसान तो होगा, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म उतना नुकसान नहीं होगा जितना पाबंदी लगने से होगा, क्योंकि उस तरह से हुकूमत की साख भी जाएगी, प्रेशर कुकर में मज़ीद स्टीम भरेगी और फिर तसादुम का ख़तरा भी बढ़ता जाएगा। चले मैं आप ही की बात से उठाती हूँ कि तसादुम का ख़तरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, हुकूमत तो पहले ही कह चुकी कि एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। जी, जवाब तो मेरा है कि हाँ में है कि ये था कि हिकमत अमली बिल्कुल दुरुस्त है और यही होना भी चाहिए। और जैसे अभी ज़ग़म खान ने भी कहा कि ये इजाज़त देने का फ़ैसला कोई एहसान नहीं किया जा रहा, ये तमाम जमहूरी और महज़्ज़ब माशरों में बैनुल-अक़वामी तौर पर ये एक मुसल्लमा हक़ है आवाम का भी और सियासी जमातों का भी कि वो जलसे करें। और ये इजाज़त क्यों दी जाती है? इसलिए कि माशरों में कहा जाता है कि या तो वॉइस होगी या वायलेंस होगा, यानी अगर आप वॉइस को इजाज़त नहीं देंगे, आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं देंगे, तो लोगों के पास तशद्दुद के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता। और फिर पिछले 10 साल से कम से कम हमारे यहाँ एक जमहूरी निज़ाम चल रहा है, ये कोई फ़ौजी आमरीत नहीं है। हमें जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर याद है कि जी हज़ारों लोगों को पकड़ो, सियासी कारकुनों को जेलों में डाल दो, सहाफ़ियों को कोड़े मारे जाएँ, वो सब हमने देखा है, भुगता है। तो अब माशरा जो है उससे काफ़ी आगे चल चुका है, जा चुका है। उसको वापस दोबारा पीछे ले जाने की कोशिश करना गलत होता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि अपोजिशन की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इनको तमाम जलसों को पुरअमन रहना चाहिए, इसमें किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए और पीटीआई के नक्श कदम पे नहीं चलना चाहिए। पीटीआई के नक्श कदम से मेरा मतलब ये है कि बदज़बानी नहीं करनी चाहिए, यानी बदज़बानी नहीं करनी चाहिए और गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। अगर इसको मैं सादा अल्फाज में बयान करूँ तो बदज़बानी का मतलब है बदतमीज़ी और गलत बयानी का मतलब है झूठ। तो अगर ये दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो उससे आवाम का आप पर एतमाद कम होता है, सियासी जमातों पर, सियासी लीडरों पर एतमाद कम होता है। तो इनको बिल्कुल उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए जिस तरह के हो रहा है कि जी सरकारी वज़रा जो है आजकल इल्ज़ामात और फिर बदज़बानी करना, इन सारी चीज़ों से परहेज़ करके एक तहज़ीब और शाइस्तगी के साथ अपने जलसे करने चाहिए। और इसका एक और बात भी यह है कि अब 2.5 साल तकरीबन हो चुके हैं। मैं हमेशा से इस चीज़ के मुखालिफ रहा हूं कि जी हुकूमत आने के बाद हुकूमत को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। रिजर्व कमेंट्स, मेरा थर्ड सेगमेंट इसी पर है, हुकूमत की कारकर्दगी और महंगाई पर लिए जाने वाले नोटिस। इस सेगमेंट को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ कि इजाज़त देने के फैसले का मतलब ये नहीं कि कोई एहसान किया है। ये जमहूरी मुआशरा है, जमहूरी हुकूमत है और यहाँ पर इन सियासी जमातों के पास ये जमहूरी हक मौजूद है और ये जमहूरी हक ही दिया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहरहाल ऑपोजिशन के हवाले से हुकूमत अपना पहला दाव खेल चुकी है, उन्हें इजाज़त के हवाले से फैसला करके आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से, जिन्होंने वाज़े अल्फाज में अपने होने वाले जलसे जुलूसों से पहले एक बार फिर से नैब का यकतरफा एहतसाब का नारा बुलंद किया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते, या नैब चलाएं या फिर पाकिस्तान चलाएं। लिहाजा सवाल ये कि पाकिस्तान में एहतसाब का गैर मुतनाज़ इदारे का क़याम मुमकिन है। नासिर बेग चुक़ाई साहब, खुली छूट दे दी जाए करप्ट नासिर को कि वो करप्शन करें, कोई रोक टोक करने वाला ना हो? देखिए, मैं ज़रा सा कंफ्यूज हो गया हूँ खान अब्बासी के बयान पर कि पाकिस्तान और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। नैब क्या चीज़ है पाकिस्तान के मुकाबले में, जिसने लोगों को सियासी इंतकाम का यकतरफा तौर पर निशाना बनाया है? और नैब इस रियासत का इदारा है, रियासत नहीं है।
तो नैब और इंसाफ साथ नहीं चल सकते, ये बेहतर था। नैब और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, मुझे इस पर सख्त एतराज़ है, सख्त एतराज़ है। मैं चाहता ये हूँ कि खाकान अब्बासी साहब थोड़ा सा सोच के इस बारे में दोबारा बोलें कि नैब और इंसाफ साथ नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि आप इम्तियाजी सलूक पैदा कर रहे हो, आप एक तरफा कार्रवाइयाँ कर रहे हो, आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हो, आप दूसरे ग्रुपों पर हाथ नहीं डालते, आप लोगों को पकड़ते हो और भूल जाते हो, आप हवालात में रखते हो और भूल जाते हो। कितने वाक़यात हैं, कितने बग़ैर रिपोर्ट के, बग़ैर मुकदमे के, बग़ैर किसी केस के लोग हवालात में पड़े हुए हैं और पूछने वाला भी नहीं है। हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर के मुशीर एसएम जफ़र साहब के बेटे जफ़र साहब, उन्होंने भी ये कहा कि साहब मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और हवालात मेरे नज़दीक गैर कानूनी है। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से बातें आना शुरू हो गई हैं तो नैब इतना बड़ा अफरीद बन गया कि वो इस बातों को ना सुने, इन बातों पर ध्यान ना दे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुकदमात का फ़ैसला करे। ये फ़ैसला करे चेयरमैन कि इसे पकड़ लो, इसे उठा लो, ये केस खोल दो, ये केस बंद कर दो। ये एक शख्स की आमरीत है, ये इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ नहीं है, बल्कि इंसाफ के नाम पर एक ऐसा धब्बा है जो बहुत मुश्किल से धुलेगा। मेरा ख्याल ये है कि नैब और इंसाफ साथ नहीं चल सकते, इस पर सबको मिलकर बैठना चाहिए। क्या करें, किस तरह करें। पिछली हुकूमतों ने गलती की कि नैब के लॉ में तरमीम नहीं की, उसको दोबारा असर नौ नहीं बनाया। नैब को मुनसिफाना बुनियाद, नैब होनी चाहिए, मैं समझता हूँ उसको मुनसिफाना बुनियाद पर कायम किया जाए, कोई कमीशन कायम किया जाए, एक शख्स को आमराना अख्तियारात ना दिए जाए और फिर उसको इस्तेमाल ना किया जाए। सही। जनरल साहब, नैब की कारकर्दगी के हवाले से अपोजिशन को डे वन से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले ये बयानिया था कि हुकूमत और नैब एक साथ नहीं चल सकते, आज तो कह दिया गया कि नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बहरहाल पाकिस्तान में एहतसाब का गैर मुतनाज़ दायरे का क़याम मुमकिन है। पहली बात तो ये है कि ये शायद सरवदी साहब, मेरा सवाल जनरल साहब से था, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं उनसे तबसरा मुकम्मल कर लूँ। जनरल साहब जी, देखिए बात ये है कि जहां तक नैब का ताल्लुक है, नैब ने परफॉर्मेंस तो नहीं दी, लिहाजा उस लिहाज से पाकिस्तान को तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब नैब पिछली हुकूमत के दौर में नैब ने कुछ थोड़ा सा काम पकड़ा तो मुझे याद है कि पीएमएलएन के लीडर्स जो उस वक्त हुकूमत में थे उन्होंने कहना शुरू किया कि इनके नाखून और उंगलियां काट देंगे, नाखून तराशने वाले हैं इनके, ताकि ये काम न करें। वो खामोश हो गए, उन्होंने काम छोड़ दिया। बात यह है कि नैब जिस काम के लिए लगाया गया था, बनाया गया था, वो तो काम हो नहीं रहा। इस लिहाज से पाकिस्तान और नैब का आपस में एक क्लैश नजर आता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ये चाहेंगे कि उनका लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाए, लेकिन यहां सूरत हाल ये है कि मुकदमात खुलते जाएंगे लेकिन एक भी मुकदमा का फैसला नहीं होगा, क्योंकि ये एक फैसिलिटेटर सा बन चुका है अदारा, जहां कमजोर इंक्वायरियां, कमजोर रेफरेंसेस, कमजोर वकील, गूंगा वकील, बल्कि कमजोर तो कहीं ना, जो जाके वकील बोलता नहीं है। ये अदारा बहुत ज्यादा इसके अंदर इस्लाहात की जरूरत है। प्रेजेंट शेप में जो आज जिस शक्ल में है, ये सिर्फ और सिर्फ करप्ट आदमी के लिए मुफीद है। उसकी वजह यह है कि ये उनको केस तो खोल देता है और उनको जब इसी तरह लंबा करता है तो वो अदालत के रास्ते में जब छूटते हैं तो उनकी करप्शन भी बच जाती है और उनकी सियासत भी बच जाती है। लिहाजा पाकिस्तान को तो ये नहीं चाहिए था। कोई ये कह सकता है कि अब करप्शन हुई नहीं यहाँ पे, या जो बाहर बेशुमार दौलतें जमा की गई हैं और जो इतने असासे बने हुए हैं वो करप्शन के नहीं हैं, ये है तो सही, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये अदारा फाल नहीं रहा। आप केसेस देख लें, शर्जील मेमन का केस देख लें, डॉक्टर आसम का केस देख लें, राजा परवेज अशरफ का केस देख लें, यूसुफ गिलानी का देख लें, साल से चल रहे हैं। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स भी नीचे से गायब हो चुके हैं। और इसी तरह बाकी जो केसेस हैं उनको भी आप देख लें, 2-2 साल से 3-3 साल से लोगों को इसी तरह, किसी को पकड़ा हुआ है, किसी के वैसे चल रहे हैं उसके के अदालत में रोज जाके, और उनके ऊपर वो जो दफा नाफज करनी होती है वो भी तक नहीं होता। तो वो भी अपनी मर्जी से लोग चला रहे हैं कि कभी अदालत में जाके कुछ कह दिया, कभी वकील ने पेश हुआ, कभी कोई नहीं हुआ। यानी हकीकतन ये जो सिस्टम है इस वक्त, ये सीरियस है नहीं इस मामले में कि हमने करप्शन को खत्म करना है या करप्ट आदमी से पैसा निकलवाना है या उसको सजा देनी है। ये पूरा एक गला सड़ा निजाम है। फिर ये है कि आज जो लोग बैठे हुए हैं पूरे सिस्टम में, पूरे तमाम अदारों में, इंक्लूडिंग नैब, ये वो नहीं है जो पीछे
पीछे इन दो ग्रुपों ने, इन दो पार्टियों ने बिठाए थे। आज इन्हीं के लोग हैं वहां पे, और मेरा ख्याल है कि इनकी हेल्प और फैसिलिटेशन के लिए मौजूद हैं। मुझे कम से कम इससे कोई तवक्को नहीं, और मेरे ख्याल में नैब का अदारा एक बेकार अदारा है, जो कौम के लिए, मुल्क के लिए कुछ काम नहीं करता। सोहवर्दी साहब, योर टेक। मैं रिपीट करूं क्वेश्चन ताकि क्लैरिटी हो जाए कि क्या पाकिस्तान में एहतसाब का गैर मुतनाज़ इदारे का क़याम मुमकिन है? हम नैब के वाले से बात करें। नहीं, मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन मैं ज़रा NBC की उस बात पे कहना चाहता हूँ कि शाहिद खाकान पहले शख्स नहीं है जिन्होंने कहा नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। आसिफ जरदारी ये बात पहले कर चुके हैं, और अब तो ज़ुबान ज़द आम है कि नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते क्योंकि नैब पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। एक अमूमी राय ये भी बन गई है, उसने एहतसाब को आलूदा किया है। लेकिन जहाँ तक ये बात है, वहाँ मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने एहतसाब को नैब से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, और नैब तो कुर्बानी का बकरा है इस हुकूमत ने। ये हुकूमत एहतसाब के नाम पर आई, इन्होंने आज तक एहतसाब के लिए एक कानून नहीं बनाया, एहतसाब अदालतों की तादाद नहीं बढ़ाई, एहतसाब की इस्तात नहीं बढ़ाई, बल्कि इन्होंने ऐसे ऑर्डिनेंस लाए जिनसे एहतसाब कमज़ोर हुआ, और सिर्फ इतना रखा कि वो इस एहतसाब के ज़रिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट और अपोजिशन को कंट्रोल कर सकें। इससे ज़्यादा तो इमरान खान को नैब की ज़रूरत नहीं है। अगर इमरान खान को वाकई नैब की एहतसाब के लिए ज़रूरत होती तो जहांगीर तरीन का मुकदमा FIA तो ना लड़ रही होती, वो तो नैब के पास होना चाहिए था। आटे की इंक्वायरी भी FIA के पास ना होती, वो भी नैब के पास होनी चाहिए थी। तो जब सिर्फ अपोजिशन के मुकदमात हुकूमत नैब को भेजेगी और अपने मुकदमात अपने FIA को रख लेगी, तो फिर नज़र आ जाएगा कि अपोजिशन के लिए नैब है और हुकूमत के लिए FIA है। दो अलग अलग इदारे हमने मुतवाज़ी तौर पे बना लिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जहाँ नैब ने एहतसाब को नुकसान पहुँचाया है, वहाँ जितना नुकसान पाकिस्तान में एहतसाब को इमरान खान साहब ने पहुँचाया है, और उन्होंने सिर्फ अपोजिशन की पॉलिटिकल, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ ने नैब को अपोजिशन की पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया, और उसके बाद उनके लिए नैब रिडंडेंट थी। जब उन्होंने पैट्रियट बना लिए, जब उन्होंने काफ लीग बना ली, नैब के जरिए ही बनाई थी ना, ये सब नैब जदगान थे जो उनके पास इकट्ठे हुए। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए नैब को यूज़ किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से एहतसाब का नुकसान रहेगी तब तक इदारे गैर मुतनाज़ रहेंगे। जी हाँ, इसको हुकूमत के कंट्रोल से बाहर आना चाहिए। ऑपोजिशन का तो क्या कंट्रोल होता है? जब तक हुकूमत की दस्तरस से ये इदारा बाहर नहीं जाएगा, जब तक हुकूमत का इस पर असर और रसूख नहीं होगा। और मैं ये बात भी नहीं मानता कि दोनों पार्टियों ने अपने बंदे नैब में लगाए हुए हैं। परवेज मुशर्रफ साहब अपने बंदे जो नैब में लगा गए हैं, वो अभी तक रिटायर ही नहीं हुए कि उनकी जगह नए बंदे लगाए जाएं। मैं कहना नहीं चाहता कितने रिटायर्ड लोग वहां लगे हुए हैं और वो कहां से आए हुए हैं, ये सबको मालूम है कौन सा कहां से आया हुआ है। बेचारी हमने दो पार्टियों को गालियां निकालने का एक वतीरा बना लिया और सब कुछ उन्हीं पर डाल देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन में बैठी सियासी जमातें अब जाके ऑपोजिशन का हिस्सा है ना, नैब में तो वो नैब तो बहुत पहले से चल रहा है ना, उस वक्त रिफॉर्म्स क्यों नहीं की गई? आपको पता है कि सरदारी के दो केस कैसे खत्म हुए थे? जरियाब एक सेकंड, फोटो कॉपियां देके नैब किसका हुआ? फिर चेयरमैन जो लगाता है भाई, नैब उसकी जेब में होता है। आसिफ जरदारी को रिहा किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने रिहा किया था ना आसिफ जरदारी को। किसके दौर में आसिफ जरदारी रिहा होकर पाकिस्तान से बाहर गए थे? वो दौर भी तो परवेज मुशर्रफ का था ना, जब आसिफ जरदारी को रिहाई मिली थी नैब से। वो भी तो परवेज मुशर्रफ का दौर था। आज 12 अक्टूबर है। जब जाके शमसुल हसन ने कागज चोरी किए थे, वो मुशर्रफ का दौर नहीं था, वो जरदारी का दौर था। और जब परवेज मुशर्रफ ने आसिफ जरदारी को रिहा किया था और नवाज शरीफ का दौर था, तो ये बातें आप ना करें। मुशर्रफ बुरा था, मैं मानता हूँ। चलें जनता पॉइंट आपका आगे, मुझे आगे बढ़ने डॉक्टर साहब मैं इससे बात कंटिन्यू करती हूँ। मुशर्रफ साहब के दौर के बाद जरदारी साहब की हुकूमत भी आई, फिर PMLN का दौर भी आया, उस वक्त रिफॉर्म्स क्यों नहीं की गई? आज हमें यह बात करना पड़ रही है कि एहतसाब का गैर मुतनाज़ इदारे का क़याम मुमकिन है पाकिस्तान में या नहीं? भाई बिल्कुल मुमकिन है। तो जवाब मैं पहले दे देता हूँ कि गैर मुतनाज़ा इदारे का क़याम न सिर्फ ये कि मुमकिन है, बल्कि वक्त की ज़रूरत है। क्यों है? इसलिए कि
अब तारीख पे अगर हम बात करें, मुशर्रफ को छोड़ दें, ये ड्रामा तो 50 से चल रहा है ना, जब प्रोडा और एब्डो ये लियाकत अली खान के दौर में बनाए गए। सबसे पहले प्रोडा बनाया गया और उस पर सियासत जो मुखालिफिन थे उनके खिलाफ केसेस बनाए गए। लियाकत अली खान के दौर में अयूब खोड़ो के खिलाफ केस बनाया गया। 2-3 साल बाद उन्हीं अयूब खोड़ो को धुला के दोबारा से मिनिस्टर बना दिया गया। अयूब खान ने यही किया। उसके बाद खुद नवाज शरीफ साहब का भी बात हुई है, उन्होंने एहतसाब के नाम पर जो सैफुर रहमान के जरिए क्या क्या कुछ नहीं कराया, और ज़ाहिर है जनरल मुशर्रफ भी उसमें जिम्मेदार थे। उन्होंने जैसे भी कहा गया कि पूरी उन्होंने एक अपोजिशन को तोड़कर अपने साथ मिलाया, वो सारी ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन मैं अब इस आपके असल सवाल पे आता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, इस गैर जानिबदाराना इदारे को मुमकिन बनाना इस तरह से ज़रूरी है कि इस मौजूदा सिस्टम को ये मानना पड़ेगा कि ये जो इस वक्त जो नैब चल रहा है, ये इसकी कारकर्दगी तारीख की बदतरीन कारकर्दगी है। अच्छा, वो बदतरीन कारकर्दगी इसलिए है कि देखिए, एहतसाब एक अच्छा अमल है, जैसे कि इंसाफ फराहम करना एक अच्छा अमल है। और कहा यह जाता है कि इंसाफ न सिर्फ ये कि होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। इसी तरह अगर आप गैर जानिबदाराना एहतसाब करते हैं तो वो सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि उसकी गैर जानिबदारी नजर आनी चाहिए। अब आज के दौर में जो कुछ ये मौजूदा चेयरमैन के दौर में हो रहा है, इसमें अंधे को भी नजर आ जाएगा कि ये गैर जानिबदाराना एहतसाब नहीं हो रहा। तो इसको गैर जानिबदाराना बनाने के लिए, जैसे जुख्ताई साहब ने भी कहा कि एक तो जो चेयरमैन के हाथ में गैर मामूली इख्तियारात दे दिए गए हैं, एक आमिराना इख्तियारात दे दिए गए हैं जिसका वो बहुत गलत इस्तेमाल करते रहे, उसको कम करने की जरूरत है। पहली बात, एक ब्रॉड बेस्ड एक कमेटी गैर जानिबदारा लोगों की जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, एक कमेटी बननी चाहिए और उस कमेटी के हाथ में ये हो। उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन को बेहतर करने की जरूरत है। और ये गैर जानिबदाराना और गैर मुतनाज़ा जब होगा, जब इसमें से प्ली बार्गिन का भी शोबा खत्म किया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है। इन फॉर्म्स की तरफ भी जाते हैं ज़ैगम खान साहब, प्ली बार्गिन का मामला खत्म होना चाहिए और जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सियासी इन्वॉल्वमेंट भी खत्म होनी चाहिए यहाँ पर। जी बिल्कुल। देखिए, हम 70 साल से करप्शन ख़त्म करने के लिए इदारे बना रहे हैं और इदारों पर इदारे बना रहे हैं, और जब कोई नया इदारा बनता है तो करप्शन पहले से बढ़ जाती है, इसलिए कि करप्शन को कोई एक इदारा या 2-3 इदारे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये इदारे तो जो करप्शन हो चुकती है होने के बाद ही कुछ करते हैं ना। ये लॉ इन्फोर्समेंट के ही इदारे हैं ना। करप्शन को सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट का मसला तो नहीं है। अगर आपने करप्शन को ख़त्म करना है तो आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ती है, शफाफियत लानी पड़ती है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इंश्योर करनी पड़ती है, आपको गुड गवर्नेंस लानी पड़ती है, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने की ज़रूरत है कि आम अदालतों में नीचे के लेवल पर तमाम अदालतों ये मामले निपटे, किसी एक अदारे के पास ना आए। और फिर आपको चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है। आपने ऐसे इदारे बनाए हैं जहाँ पे शफाफियत है और बग़ैर नैब के वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। मोटरवे को कौन सी नैब नज़र रखती है, आप बताइए। आपने नादरा को अच्छा चलाया, उसमें करप्शन ना होने के बराबर है, उसमें कौन सी नैब का अमल दखल है। SCCP में आप कंपनी रजिस्टर कराएं, एक दिन में 10 रुपये दिए बगैर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। साल हर साल तक आपको कोई बंदा भी नज़र नहीं आता SCCP का, कोई आपसे कोई रकम डिमांड नहीं करता। जब आप इदारों को रिफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ नैब को लाएंगे, और फिर जब आपकी नीयत ठीक नहीं होगी। देखिए, इस नैब की जो वालदा है वो तो नवाज शरीफ साहब की अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ही है ना, उन्होंने ही बनाई थी ना। तो उसको किस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने 1990s में इस्तेमाल किया था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसी को फिर नया ओवरकोट पहनाकर मुशर्रफ साहब ने इस्तेमाल किया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। पीछे उसके बाद जो 2 पार्टियां आईं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा करके आई, पीपल्स पार्टी और PMLN, कि हम अकाउंटेबिलिटी का एक नया निज़ाम लाएंगे और एक नया इदारा बनाएंगे। उन्होंने भी 10 साल कुछ नहीं किया और अमलन नैब के इदारे को एक लिहाज से गैर, मतलब ये चीज़ आप एडमिट कर रहे हैं कि एक तरफा एहतसाब की सूरत हाल इस वक्त मुल्क को दरपेश है, लेकिन ये जो प्रोसिक्यूशन का अमल है उसे बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जब तक सियासी मुदाखलत रहेगी उस वक्त नैब तो क्या, मुल्क के जो दीगर इदारे हैं वो भी मुतनाज़े हैसियत इख्तियार करते चले जाएंगे। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हुए मज़ीद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को तीसरा साल लग चुका है और चीनी महंगी, आटा महंगा, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा और बिजली भी महंगी। नोटिस लिए गए गुज़िश्ता 2 साल का हवाला अगर आपको बताऊं तो अब तक 11 नोटिस लिए जा चुके हैं और रवा साल 2020 में महंगाई के हवाले से 6 बार नोटिस लिए गए। 14 मई 2020 को महंगाई के हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास होता है, बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हर पीर को इस हवाले से बहस हुआ करेगी, डिस्कशन हुआ करेगी, लेकिन कुछ नहीं निकलता। 25 फरवरी को भी इजलास बुलाया गया जिसमें गरीब और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और अशिया ज़रूरियात की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाना था, लेकिन नतीजा 0/0। सवाल यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म अवामी उम्मीदों पर पूरा उतर सकते हैं? नासिर चौथाई साहब बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म इन 3 सालों के दरमियान आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे? नहीं, मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, बल्कि बेरोज़गारी की जो लहर इनके आने से आई वो इतनी ख़तरनाक थी जो कोरोना के मुकाबले में भी बहुत संगीन थी। डॉक्टर पाशा कहते हैं कि 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, मज़ीद तो तकरीबन 8 करोड़ हो गए हैं वो। और साथ ही साथ ये भी कि आने वाला वक्त बहुत बुरा है। 0.5 हमारा ग्रोथ रेट बताया जा रहा है आने वाले साल में, और कर्ज़ों का जो हुजूम हमें बताया जा रहा है वो जीडीपी का 93%। इमेजिन करें आप, 93% ऑफ जीडीपी हम कर्ज़े ले चुके होंगे और 2 साल मज़ीद जो हैं वो ख़तरनाक होंगे मैशत के लिए। उसके बाद मैशत शायद ग्रो करना शुरू करे। तो 3 साल आपने का तीसरा साल लग गया है, तो तीसरा साल जवानी का होता है, हर हुकूमत की जवानी का होता है। पुरशबाब हुकूमत होती है, अपने प्लान पर अमल करती है, अपने मंशूब पर उसका अमल दरामद आधा हो चुका होता है। यहाँ तो जो 100 दिन का प्रोग्राम था वो पूरा नहीं हो पाया, यहाँ जो 6 महीने का प्रोग्राम था वो पूरा नहीं हो पाया। यहाँ हमसे जो कहा गया था कि 200 अरब लाएंगे, 1 अरब मारेंगे मुँह पर कर्जदारों के और 1 अरब से आवाम को रिलीफ देंगे, वहीं से बात शुरू हुई थी ना। फिर बात शुरू हुई थी करप्शन से कि अगर महंगाई बढ़ती है तो ये बढ़ती है करप्शन की वजह से सरकार की। अगर डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो सरकार का करप्शन होती है। तो सब उलट हो गया, सारे मामला उलट हो गए। आज अंडा आपका 17 रुपये का एक अंडा। मुर्गे भी परेशान हैं कि हमारे अंडे इतने कैसे महंगे हो गए। और उसके साथ मटर, चावल, दालें, आटा, चीनी, आग लगी हुई है। बाज़ारों में जाएं आप और आप जाएं यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, ना आटा है, ना चीनी है, ना आपको सब्जियां, दालें मिलेंगी वहाँ पर। तो शेल्फ खाली पड़े। कल ही बयान आया उनका कि हमने चीनी मांगी थी, टेंडर वाला कोई टेंडर अप्रूव ही नहीं हुआ। हमने इतने मैट्रिक टन चीनी मांगी थी, वो हमें नहीं मिल पाई। तो सब की बेबसी है। कोई तवक्को पूरी नहीं हुई, कोई रोजगार नहीं लगा, कोई मकान नहीं बना, कोई चले पॉइंट आपका आ गया, आपका एनबीसी आपके पॉइंट को लेके मैं आगे बढ़ती हूँ। कुछ नहीं हुआ। सही। मुजम्मिल साहब, जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो दस्तरस से बाहर है, गरीब की पहुंच से। मुझे ये बताएगा वज़ीर-ए-आज़म के ऐसे नोटिस का आवाम क्या करे? सब्र करे, शुक्र करे। जुल्म की अंधेरी रात है, गुजर जाएगी। परेशानी वाली कौन सी बात है? पहली कौम है जिन पर कोई बुरे हुक्मरान आ गए हैं या जो अवाम दुश्मन हुक्मरान आ गए हैं। को पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। कौमों की ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है और गलत फ़ैसले हो जाते हैं, करने वाले भी धोखा खा जाते हैं और उन्हें बाद में एहसास होता है कि हमसे गलत हो गया। लेकिन अब गलती सुधारने कोई ओवरनाइट तो गलती नहीं सुधारी जा सकती। कोई ये रबड़ से तो नहीं मिटाया जा सकता कि नहीं अब 2018 का इलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने पेपर से मिटा दिया और दोबारा होगा। प्रोसेस है। हम इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है, खुसूसन हम तनख्वाहदारों के लिए तो बहुत बुरा वक्त है। जिस तरह तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं हुआ बल्कि कमी हुई है, जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, फ़ीसों में इजाफ़ा हुआ है, अद्वियात में इजाफ़ा हुआ है, आटा चीनी में इजाफ़ा हुआ है, मटर में इजाफ़ा हुआ है, मुर्गियों के अंडे नायाब हो गए हैं और अब मुर्गियाँ सोने के अंडे देने लग गई हैं। हमने सुना था सोने के अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं। अब यहाँ कट्टा पाल में भी मुझे नहीं लगता कि कट्टे पाल भी सोने के कट्टे आ जाएंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ डिप्रेशन वाली बात नहीं है। मुश्किल है, मुश्किल वक्त है और बहुत दर्द है, मुश्किल में है, लेकिन अंधेरी रात है, सुबह होगी।
मैं पूरी उम्मीद हूँ कि सुबह होगी और सुबह की उस नवीद के लिए, और मुझे उम्मीद है जिनसे गलत फैसले हुए हैं वो दुरुस्त फैसले भी करेंगे। मतलब आपको वज़ीर-ए-आज़म से उम्मीद नहीं है? वो मुल्क के मुफाद में फैसले करेंगे। अगर कहीं गलत सिलेक्शन हो गई है तो सही सिलेक्शन भी हो जाएगी और सही सिलेक्शन के फिर सही नताइज भी आ जाएंगे। लिहाजा हमें इतना इसमें डिप्रेस होने वाली बात नहीं है, वक्त गुजार लें। असर के वक्त रोजा नहीं तोड़ सकते, रोजा पूरा करना है। जैसे उन्होंने कहा तीसरा साल जोबन का साल था, असर का वक्त है, अब हमें रोजा पूरा करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें। जनरल साहब सरवर्दी साहब फरमा रहे पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख, बताइएगा आप रखते हैं उम्मीदें प्राइम मिनिस्टर से उतरेंगे पूरा? उम्मीदें अल्लाह से रखनी चाहिए और हमेशा वो वही उम्मीदें आपकी पूरी करता है। लेकिन बात यह है कि ये सरवर्दी साहब सच कह रहे हैं, अयूब खान बहुत बुरा था, एक गंद छोड़ गया जो आज दिन तक जिंदा है। ज़ियाउल हक बहुत बुरा था, वो एक अदालत छोड़ गया, वो आज दिन तक आपके गले पड़ेगी। वो लोग हैं जो कि अदालतों में इतनी दलेरी से जाके अपनी जायदादों के जाली कागज पेश करते हैं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। यानी आप देख लीजिए कि हम उन चीट्स को समझते हैं कि वो हमें डिलीवर कर। जनरल साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी इजाजत से मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, ना ही बाकी मेहमान आपको सुन पा रहे हैं। मैं आप सॉरी टू इंटरप्ट यू जनरल साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। ज़ैकम साहब, जनरल साहब बता रहे थे अभी कि अयूब खान कुछ लोगों को छोड़ गया, कुछ गिलाजत छोड़ गया, उसके बाद ज़ियाउल हक छोड़ गया। शायद वो अभी बताने ही वाले थे कि इनको कौन छोड़ गया, और फिर लाइन हमारी ख़राब हो गई। देखिए 3 बड़े अजाब हमारे पर लाइन कट गई। शरह नमू का मसला है, हमारी ग्रोथ बहुत ही कम है, आबादी से कम है। ये बहुत बड़ा बहरान है कि 2.5% आपकी आबादी बढ़ रही है और आपकी जो मईशत है सिर्फ 0.5% बढ़ रही है। बेरोज़गारी का मसला है, आबादी बढ़ रही है, नए नौजवान आ रहे हैं मार्केट में और उनको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन सबसे बड़ा मसला महंगाई का है कि नौकरी भी नहीं है, आमदनी भी नहीं है और महंगाई भी बेशुमार है। पिछले 2 साल के अंदर ख़ास तौर पे जो गरीबों की आमदनी का बड़ा हिस्सा होता है वो खाने पीने पे जाता है, अपनी रोटी पूरी करने पे जाता है। पिछले 2 साल के अंदर खाने पीने की चीज़ों की कीमत में 33% इजाफा हुआ है। हफीज़ पाशा की एक कोटेशन, एक हिसाब जो है NBC ने बताया, दूसरा मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 2 साल में सिर्फ गंदम, सिर्फ आटे और चीनी की मद में अवाम ने 330 अरब रुपए इजाफी की दिए हैं, सिर्फ गंदम और चीनी की मद में। और किसान आपको कह रहे हैं कि जनाब हमने से आपने गन पॉइंट पर 1400 रुपये मन गंदम ली, आटा आप दे रहे हैं 2400 रुपये मन, हमारे 800 रुपये कौन खा गया। किसान ये कह रहे हैं कि आपने हमसे 800 रुपये मन गन्ना लिया, कीमत होनी चाहिए थी 70 रुपये, चीनी बिक रही है 100 रुपये से ऊपर, हमारे अरबों रुपए कौन खा कर गया। ये कौन सा माफिया है जो दरमियान में है प्रोड्यूसर के और कंज्यूमर के और सैकड़ों अरब रुपए खा रहा है। 330 अरब रुपए खाने वाला माफिया है। ये हुकूमत को क्यों नजर नहीं आ रहा? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये क्राइम की बात है। समबडी इज कमिटिंग क्राइम, डे लाइट रॉबरी है, ये दिन के अंदर डाका पड़ रहा है। ये कौन सा गंद है, इसको कौन छोड़ कर गया है, इसको कौन साफ करेगा? खुदारा हमें बता दें। सही जनरल साहब, दिन में डाका डलना ये अक्सर हम पढ़ा करते थे या सुना करते थे, अब तो इस तरह की मिसालें हमें आते जाते नजर आती हैं। बताइएगा प्राइम मिनिस्टर उतर सकते हैं आवाम की उम्मीदों पर पूरा? देखिए ज़ैगम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है और मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई स्ट्रेटजी है। जो अभी तक वो मेयर्स लेके चले हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि उन मेयर्स के तहत ये कीमतें कंट्रोल हो सकती। इसमें डिमांड और सप्लाई का गैप है, कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, कोई होल्डिंग कर रहा है, इनको चेक करने की तरफ तो आप आई नहीं। तो वो चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि हमें जो उम्मीद की आप बात कर रहे थे, मुजम्मिल बात कर रहे थे, उम्मीद तो अल्लाह से अच्छी रखनी चाहिए, हुक्मरानों से नहीं। क्योंकि जिन लोगों को हम ट्राई कर चुके हैं, आप तवक्को लगाते हैं उन आदमियों से कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके जाली कागजात पेश करते हैं अपनी जायदादों के,
जो रिगिंग करते हैं, जो मॉडल टाउन में 16 मारे और उनका FIR तक नहीं दर्ज हो सकती, या आप उन लोगों से आप तवक्को करते हैं? बात यह है कि अयूब खान बड़ा बुरा था, लेकिन उससे सबसे बड़ी बुराई यह की कि भुट्टो छोड़ गया, जो आज दिन तक जिंदा और गले पड़ा हुआ है, कभी जरदारी की शक्ल में, कभी किसी और की शक्ल में। इसी तरह आप देखिए कि बहुत ही बुरा था ज़ियाउल हक, लेकिन ये नवाज शरीफ पैदा करके छोड़ गया, जो आज दिन तक गले पड़ा हुआ है, जिसका आप देख लें कि जाली कागजात बनाने में भी उनको शर्म नहीं। और अब ये देख लीजिए, मुशर्रफ गया तो वो NRO करके जरदारी हमारे गले डाल। कभी सोच सकता था कोई आदमी के जनाब ये प्रेसिडेंट बने? तो रोशनी तो है नहीं कहीं। अल्लाह से तवक्को आदमी रख सकता है कि वो कहीं को रास्ता निकाल दे, क्योंकि ये हुक्मरान हो या पहले वाले हो, दुख तो जनरल साहब, लेकिन जनरल साहब, माजी के हवाले से मेरे ख्याल में बात करना, शायद तब्दीली और स्टेटस को के खत्म होने के नारे तो प्राइम मिनिस्टर ने लगाए थे ना, और मेरा सवाल भी उसी पे है। मैं सौरभ साहब आपकी तरफ आती हूँ। हाँ जरिया, एक मिनट जरिया, मादी का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, तो मिल गया आपको? मादी के नारे याद करें, आपको किसी ने कहा था एशियन टाइगर बनाएंगे आपको, तो वो आपके डॉलर भी खा गया। आपका नहीं मिला ना, तभी तो तब्दीली को वोट दिया, तभी तो तब्दीली के नारे को इंडोर्स किया लोगों ने। चले पॉइंट आपका आगे, मैंने अगले सवाल पर भी जाना है। सर मैंने पहले भी कहा था जरियाब, मैंने पहले भी कहा था कि तब्दीली की बात हुई थी। उन्होंने कहा था हम स्टेटस को चेंज करेंगे, हम माजी के वाक़यात बदल देंगे, नया कागज नया पन्ना लिखेंगे, उसकी बुनियाद पर बात की थी। वरना तो हमें कोई मसला नहीं है, हुक्मरान सब हुक्मरान होते हैं। ठीक है, ये वही है, ये उनसे भी गए गुजरे हैं बल्कि। ठीक है, सौरभ साहब, एडू कमेंट क्विकली, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ नहीं, मैं जनरल साहब से मुत्तफिक हूँ। हाँ। कसूर सिलेक्शन का है। अयूब खान ने भी गलत सिलेक्शन की, ज़ियाउल हक की सिलेक्शन भी गलत थी, आज की सिलेक्शन भी गलत है। इसका मतलब है सिलेक्टर्स को अपनी सिलेक्शन का प्रोसेस बदलना होगा। 40 साल से 50 साल से गलत सिलेक्शन हो रही है और कौम भुगत रही है। या वो सिलेक्शन करना छोड़ दें या ठीक सिलेक्शन कर लें। नहीं मुजम्मिल, अभी कसूर आप लोगों का है। आपने पिछले 30 साल से उन लोगों को सीने पे लगाया हुआ है। सर तवज्जो दें इस बात पे। तो इन लोगों को सीने से लगाने का क्या हक बनता है? 30 साल से तो आप वोट दे रहे हैं, 40 साल से फौज तो नहीं लेके आ रही। आप वोट दे दे, आपने कहा जनता अयूब खान छोड़ गया, आपने कहा ज़ियाउल हक छोड़ गया, आपने कहा मुशर्रफ छोड़ गया। मैंने तो ये बात नहीं की है। आपने जो कहा मैंने वो मान लिया। मुझे बोलना पड़ेगा। डॉक्टर नाज़िर साहब, मैं चूंकि बात हो रही है उस बात पे बात करना जरूरी है। मैंने आपका कमेंट ले लिया जनरल साहब, पॉइंट आ गया आपका। मुझे डॉक्टर साहब से ले लेने दें, मैं आती हूँ, वक्त बचता है, मैं आपके पास आती हूँ। मैं तीन सवाल पूछने के बाद देखें, कोऑपरेट कीजिए जनरल साहब, कोऑपरेट कीजिए साहब। डॉक्टर साहब, पिछले 40 साल से तो वोट आप देके लेके आते हैं, बार बार कौन लेके आया उनको? अच्छा, जो लोग खुद जबरदस्ती आके मुसल्लत हो गए उनको कौन लेकर आया? फिर सवाल यह है कि जो बुनियादियतों का वादा किया गया वो बुनियादी जमहूरियतें मिल गई, जो इस्लामी निज़ाम का वादा किया गया वो इस्लामी निज़ाम मिल गया, जो मुशर्रफ ने गुड गवर्नेंस का वादा किया वो मिल गया। यानी एक बिल्कुल एकतरफा सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई जा रही है। इसको छोड़ें, अब हम असल सवाल की तरफ आते हैं। आपका सवाल ये है, मैं सवाल पे बात करूंगा। सवाल आपका ये है कि क्या हमें अवामी उम्मीदें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? मेरे ख्याल में हम इस मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए यकीन उम्मीद नहीं रख सकते कि 2.5 साल में हमने ये देखा है कि इन्होंने कोई भी हमारी उम्मीद पूरी नहीं की। एक पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि महंगाई जो बढ़ती है, महंगाई जो बढ़ती है वो 2-3 वजह से बढ़ती है ना। मैं सवाल पे फोकस कर रहा हूं। महंगाई नंबर 1 इस वजह से बढ़ती है कि मार्केट में चीज़ों की दस्तयाबी कम हो जाती है। अच्छा, हमने ये देखा है कि मार्केट में पिछले 2.5 साल में चीज़ों की दस्तयाबी बहुत कम रही। हुसैन ने इस पे बात की कि जिन लोगों ने वो शॉर्टेज की वो लोग मुल्क से बाहर जाने दिया गया। उनको कौन कौन लोग हैं वो सब पता है। चीनी का बहरान किसने पैदा किया, आटे का बहरान बार बार कौन पैदा करता है, टमाटर का बहरान कौन पैदा करता है, इन सब के पीछे लोग हैं। अच्छा, और वो अरबों रुपए के फ़ायदे उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई 2.5 साल में नहीं की गई। तो पहली वजह तो यह है। इसलिए मुझे तवक्का नहीं है कि ये अवामी उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे, एक वजह। दूसरी वजह महंगाई इसलिए बढ़ती है कि मार्केट में आपका जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब आपका 100 रुपये से डॉलर जो है वो 170 पर टच कर रहा है, तकरीबन 60-70% आपका डेप्रिसिएशन हुआ है। इस 2.5 साल में मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। तो मैं कैसे इस मौजूदा हुकूमत से ये उम्मीद रखूं कि ये अवाम की तवक्कात पे पूरे उतरेंगे? इनके पास ना सलाहियत है, ना पॉलिसी है, ना कोई समझदार लोग हैं,
ना इनके मुशीर ख़जाना इस कोई ऐसी पॉलिसी बना पाए हैं जिससे कि ये आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं ये हल हो सके। तो हमें ये पिछले 2.5 साल ये बताते हैं कि ये हुकूमत जो है बिल्कुल ये चीज़ों की अहल ही नहीं है कि महंगाई कम कर सके। उसके लिए आपको अहल और तजर्बेकार लोग चाहिए। जब तक कि ये पॉलिसी नहीं बनाएंगे महंगाई कम नहीं होगी। ठीक है जनरल साहब, एड योर कमेंट क्विकली, फिर मैं क्लोजिंग तरफ, मुझे आपके क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए। मैं वादे कर दूं। देखिए बात ये, डॉक्टर साहब आपने बात ठीक की, लेकिन आप एक चीज देखिए कि हमने कभी वो एड्रेस नहीं किया, वो मौका, वो हालात जब एक डिक्टेटर आया। लोगों ने मिठाइयां क्यों बांटी? इसका मतलब है कि वो तंग से 4 आदमी मिठाई बांट लें तो पूरा मुल्क हो गया। 4 आदमी मिठाई बांट लें हो गया। मिठाइयां कौन बंटवाता है ये भी सबको पता है। खंभों पे बैनर कौन लगवाते हैं ये भी सबको पता है। डिबेट हो सकती है जी, वो जाने की बातें जाने दो, वो बैनर कौन लगाते हैं वो भी सबको पता है। तो ये मिठाइयां बांटने वाली बात जो है ना, 4 आदमियों के मिठाई बांटने से नवाज शरीफ को जब हटाया गया तो उनकी वाइफ का लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकते हैं या नहीं। एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू यहाँ पर हुई। वो अलग बात है कि हम इस पर जितनी भी डिबेट कर लें, नतीजा उस वक्त तक हमें देखने को नहीं मिलेगा कि जब तक हम ये नहीं देखते कि इदारों में रिफॉर्म्स हुई या नहीं हुई, और महंगाई के नोटिस के बावजूद महंगाई खत्म हुई या नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब, आवाम को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं आपसे। उम्मीद है आप उनका ख्याल रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह।